हेलो, मैं विवेक सर एक बार आप लोग के सामने हिस्ट्री लेकर आए हैं। जो आप लोग के डिमांड से लेकर आ रहे हैं, जो आप लोग के मैसेज किए जा रहे थे कि हिस्ट्री लेकर आइए, तो आप लोग के सामने हिस्ट्री पहला चैप्टर लेकर आए हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसका विकास किस स्थान पर हुआ है, कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास क्या है, इतिहास कहते किसको है? तो इतिहास कहने की मतलब है इति जोड़ हास। इति मतलब बीती और हास मैंने उसका बात, यानी बीती हुई बात को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जो पीछे बीत गया उसको क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप एक महादेश है ना। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस कहा जाता है। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। और इसके बारे में राष्ट्रवाद, यूरोप का जो राष्ट्रवाद है, इसका विकास 18वीं 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था, है ना। 18वीं 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद जो है उसका शुरू हुआ था। राष्ट्रवाद का उदय होने का इसका स्टार्ट हुआ था 18वीं से 19वीं शताब्दी में। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का अर्थ होता है, यह मतलब होता है कि अपने राज्य के प्रति सोच, लगाव, व्यवहार की भावना होनी चाहिए। माने अपने राष्ट्र के प्रति उसका विचार कैसा है, व्यवहार, भावना अच्छी होनी चाहिए, उसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद, है ना। तो बोला गया है कि ये राष्ट्रवाद के बारे में सबसे पहले रेनन ने बताया था। 19वीं सदी में बोला था राष्ट्रवाद के बारे में कि राष्ट्रवाद वैसी है जिसको अपने राष्ट्र के प्रति सोच, लगाव, व्यवहार अच्छी होनी चाहिए, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। पहला है फ्रांस में राष्ट्रवाद। फ्रांस यूरोप में 1789 में आया था। जो 1789 ईस्वी जैसे यूरोप में फ्रांस आया तो वहाँ का जो क्रांति हुई, उन्हीं को महान का जो यूरोप और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ, महायुद्ध, उसी को बोला जाता है महान क्रांति, यानी फ्रांस का महान क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी, है ना। तो सबसे पहले क्रांति का दौर फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। फ्रांस ने किया था, वहीं से स्टार्ट हुआ था क्या? महान क्रांति, यानी क्रांति का शुरुआत फ्रांस से हुआ था 1789 ईस्वी में। उसके क्रांति के पहले यूरोप में बुर्बो वंश का शासन था। बुर्बो वंश का शासन था। जो यहाँ का राजा था लुई 16वां। जब क्रांति न हो रही थी, जब फ्रांस यूरोप में नहीं आया था, तो उसके पहले यूरोप में बुर्बो वंश का शासक था। किनका था? बुर्बो वंश का। जो वहाँ का राजा था लुई 16वां। लुई 16वां जो था एक निरंकुश शासक था। निरंकुश कहने की मतलब है कि उसके लायक राजा नहीं था। यूरोप जैसा चाह रहा था वैसा राजा नहीं था। ये मतलबी राजा था। ये सिर्फ अपने से मतलब रखता था, दूसरे जनता से मतलब नहीं रखता था। उससे बोला जाता है निरंकुश शासक, चलाने लायक शासन नहीं था। तो यहाँ का जो शासक था लुई 16वां से हाथों से जनता अपने हाथ में ले लिया। वहाँ का जो शासन था, वहाँ का यूरोप का जो शासन था, जनता था, वो सब अपने हाथों में ले लिया और वहाँ हाथों में ले लिया। और वहाँ का राजा लुई 16वां से कोई मतलब नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, सब जनता अपने हाथों में ले लिया। और जब लुई 16वां था शासन, तो वहाँ वो झंडा, सभी जो राष्ट्र था, सभी राष्ट्र का झंडा अलग होता था। सभी राष्ट्रों का झंडा अलग होता था। उसका पितृभूमि जो था, नागरिक शब्द, ये सब अलग था। शासन व्यवस्था उसका अलग था। समान अधिकार नहीं था। पुरानी संस्था स्टेटस जनरल चलता था। ये सब लुई 16वां के शासन काल में था। जब लुई 16वां से शासन
के दौरान जनता अपने हाथों में लिया तो वो सब चेंज कर दिया। यानी वहाँ जो स्टेट्स का जो झंडा था वो सब अपने, वो सब वहाँ झंडा सभी राष्ट्र के जो अलग अलग झंडाएँ थे वो सब एक समान को, सभी राष्ट्रों का एक समान झंडा हो गया। यानी सभी राष्ट्रों का एक ही तरह का झंडा होगा। जैसे कि भारत में एक जम्मू कश्मीर था, आज फिलहाल ठीक है जो 370 आर्टिकल 370 हटा दिया गया, तो जम्मू कश्मीर जो पहले उसका अलग झंडा था, जब आर्टिकल 370 हटा तो वो भी जो जम्मू कश्मीर है उसका झंडा भी आज सभी राज्य की अपेक्षा उसका ही अपना झंडा हो गया, तिरंगा हो गया। पहले तिरंगा नहीं था, पहले उसका अलग झंडा था। उसका अलग झंडा था मतलब कि तिरंगा के अगर वो मार या उसको फाड़ दे, लहरा दे, तो उस पर कोई कानून नहीं था, तो उसका सब कानून अलग था, व्यवस्था सभी चीज़ का अलग था। तो जब आर्टिकल 370 हट गया है तो उसका कानून सबका हो गया, एक हो गया। अब अगर वहाँ आप तिरंगा का कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध कानून अपना एक्शन लेगी। उसी तरह जब जनता अपने हाथ में ली, ये शासन, यहाँ का शासन जब जनता अपने हाथ में लिया तो यहाँ का समान झंडा जो है वो समान झंडा अपनाया, यानी सभी राष्ट्रों का झंडा एक कर दिया। उसके बाद यहाँ का पितृभूमि और नागरिक शब्दों का पहचान बढ़ाने का प्रयास किया। यानी पितृभूमि जो यहाँ का जो जमीन था वो गरीबों को हाथ में दे दिया और बोला गया कि आप इससे क्या हो, आपने उपज करें और यहाँ का जो भी गरीब मजदूर हैं वो सही कमाएं और अपने परिवार को भरण पोषण करें। और ये सब नागरिकों के बीच बढ़ाने का प्रयास किया, यानी एक अच्छा बनाने का प्रयास किया जब जनता के हाथ में शासन आई तो। उसके बाद समान अधिकार दे दिया गया, समान अधिकार, यानी सभी को समान अधिकार होना चाहिए। लुई 16वां शासन काल में नहीं था ऐसा कि सभी का समान अधिकार। आज जब जनता ली अपने हाथ में तो यहाँ का जो समान अधिकार था वो सभी को समान अधिकार मिलेगा, जो जैसा करेगा उसके अनुसार मिलेगा, एक समान अधिकार मिलेगा। और उसके बाद पुरानी संस्था जो स्टेट्स जनरल था उसके जगह पर नेशनल असेंबली बना दिया गया, यानी स्टेट्स जनरल जगह पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया। यानी नेशनल असेंबली कहने के मतलब है यहाँ का जो सक्रिय नागरिक हैं, जो राष्ट्रीय सभा, जो मानव नागरिक अधिकारी, यानी जे अपना जो अपने तरीके से जो काम करेगा है ना, वो सब जो होगा वो सब नेशनल की तरह होगा, यानी सब एकजुट के काम करेगा, वो हो गया नेशनल असेंबली, है ना। ये सब जो है ये सब लुई 16वां के शासनकाल में था, यानी लुई 16वां शासन कर रहा था लेकिन जनता जो है जनता अपने हाथों में ली थी। उसके बाद लुई 16वां की मृत्यु जो हुआ था, लुई 16वां 21 जून 1973 को हुई थी। लुई 16वां की मृत्यु जो हुई थी वो 21 जून 1973 ईस्वी को, यानी गिलोटिन पर चढ़ा कर इसको मार दिया गया था। गिलोटिन कहने का मतलब एक गट्ठा होता है, लकड़ी का गट्ठा, उसमें मुंडी रखने का जगह बना दिया जाता है, मुंडी रखने का, और उसी पे मुंडी को रखकर और काट दिया जाता है, उसी को बुलाता है गिलोटिन। जैसे ही गिलोटिन को मार दिया गया उसके पीछे उसकी पत्नी को भी फांसी पर चढ़ा दी गई। इस तरह लुई 16वां का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब लुई 16वां का शासन समाप्त हुआ उस समय फिर फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस में क्रांति, एक नेपोलियन बोनापार्ट जो है एंट्री मारता है, नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, एंट्री मारता है, और वहाँ से क्रांति जो होता है शुरू हो जाता है। तो वहाँ जो क्रांति है तो ये सब जो भी यहाँ सब यानी शासन था, ये सब जो भी था इसको सब लुई 16वां सब चेंज कर दिया। कुछ सब यहाँ पे ठीक थे और कुछ इनको सभी को बदलकर अलग कर दिया नेपोलियन ने। देखिए क्रांति के दौरान क्या क्या हुआ था, यहाँ तो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाया गया था। यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था था यानी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार ला गए। यहाँ जो भी व्यवस्थाएं थी सब पहले अलग अलग थी, सभी अलग अलग व्यवस्था, सभी स्टेट्स सभी राज्यों का व्यवस्था अलग थी। उसको सबसे पहले क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया, और उसके बाद एक समान अधिकार और कानून दिया जाएगा। यानी एक समान सभी को अधिकार होगा और उसका कानून भी सब एक होगा। एक समान अधिकार कहने के मतलब क्या होता है, जिससे आप लोग देखे होंगे कि कहीं लाइन लगा हुआ है किसी चीज़ का, या तो कोई मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं या किसी चीज़ का लाइन लगा हुआ है सभी लोग, और एक गाड़ी से उतरा नया राजा आदमी एकदम सूट बूट पहने हुए, उसके पीछे 4 आदमी उतरे और आए और
डायरेक्ट गाड़ी से उतर के मंदिर में प्रवेश कर गए और वो वहाँ से पूजा करके निकल गया और हम लोग लाइन लगे हुए हैं। जितना देरी वो पूजा किया उतना देरी में सिर्फ 2 आदमी बढ़ा। ये बात होता है कि जो भी हो, जैसा भी आदमी हो, या बड़ा हो, छोटा हो, पैसा वाला हो या अमीर है, सभी को एक समान अधिकार मिलेगा। अगर हम लाइन में लगे हुए हैं तो आप भी लाइन में लगना पड़ेगा। ये समान अधिकार था और समान कानून भी था। जो कानून हम लोग पर रहेगा वही कानून राजा महाराजाओं पर या जो पैसा वाला था उस पर रहेगा। ये होता है। उसके बाद है आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। यानी आयात निर्यात, यानी जो भी वस्तु अपने देश से दूसरे देश या दूसरे देश से अपने देश में लाए जाने वाला जो ऊपरी व्यय, यानी जो कीमत लगता था, जो टैक्स लगता था, वो टैक्स क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से हम अपने देश में 12 रुपये या 14 रुपये क्या करते हैं, आलू बेचते हैं। सपोर्टेड मान लिया जाए कि 12 रुपये अपने देश में बेच रहे हैं और यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं दूसरे देश में या दूसरे राज्य में 18 रुपये बेच रहे हैं, है ना। 12 से 18 बेचे, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में मेरा जो टैक्स लगा, मान लिया जाए 5 रुपये लगा या 6 रुपये लगा, टैक्स लगा। यही जो टैक्स है ना, यही जो टैक्स है, यही टैक्स को हटा दिया गया। अगर 12 रुपया मैं अपने राज्य में बेचता था और वो जाकर दूसरे देश में 18 बेच रहे हैं, ठीक है, और उसी के बीच हमको टैक्स भी देना पड़ रहा है 5 से 6 रुपया, तो हमको प्रॉफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा, इसी को टैक्स कर दिया गया, हटा दिया गया। इनके शासनकाल में, ये नेपोलियन के शासनकाल में। फिर इसके बाद क्या कर दिया गया, नाप तोल पद्धति अपनाई गए। यानी नाप तोल वजन की पद्धतियों को अपनाई गई। किलो, सेर या पसेरी जो भी होता है उसको नाप तोल की पसेरी में अपनाई गई। क्षेत्रीय भाषा की जगह फ्रेंच भाषा राष्ट्रीय भाषा बनाई गई। फ्रेंच पहले क्षेत्रीय भाषा बोला जाता है, जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र का भाषा होता था, अलग अलग क्षेत्रों का भाषा होता था, अलग अलग क्षेत्रों का भाषा होता था। जैसे आज भारत में भी, जैसे मान लिया तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, बंगाल में बंगाली बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, इस तरह जो भी होता है, बिहार में मगही बोला जाता है। इस तरह जो है सभी राज्य का यह जो था भाषा वो अलग अलग था। उस भाषा को बदलकर सभी राज्य का भाषा एक कर दिया गया, सभी राज्यों का भाषा एक कर दिया गया। वो भाषा था फ्रेंच, और जो फ्रेंच था वो भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया, नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। भाषा जो है नेशनल, यानी नेशनल भाषा क्या कर दिया, बना दिया गया। पहले अलग अलग सही राज्यों का भाषा अलग अलग था, अब एक बना दिया गया, है ना। उसके बाद राष्ट्रीय गान, जब जनता विद्रोह कर रही थी, जब जनता विद्रोह कर रही थी तो उस समय एक मर्सिले नाम का गाना, मर्सिले गाना गुनगुना रहे थे। वो मर्सिले गाना को ही क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय वहाँ का गान बना दिया गया, राष्ट्रीय गान बना दिया गया। इसी तरह जब यूरोप में ये क्रांति चल रही थी, यानी यूरोप के द्वारा, तो जो यूरोप में जैसे फ्रांसीसी के द्वारा विस्तार हो रहा था, यूरोप में क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था। यूरोप के जो अलग अलग राज्य है, यानी शासन कौन कर रहा था, नेपोलियन। ये सब नेपोलियन का कार्य है। तब ये सब जब विकास फैल रहा था यूरोप में, उसके अलग अलग देखा देशी जो भी रियासत यानी राष्ट्र था, वो सब भी क्या कर दिया, इस नेपोलियन को आमंत्रित कर दिया गया, ये सरकार को भी यहाँ लाया जाए और बंगाल का जैसे विकास और उदय हो रहा है उस तरह हम लोग भी राज्य का उदय और विकास होना चाहिए। तो इनको आया बुलावा, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली से आया। तो यह जो है नेपोलियन वहाँ अपनी फ्रांसीसी सेना जो था वो सब तैयार किया और वहाँ भेज दिया गया। यानी कहाँ, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में क्या दी गई, अब भेज दी गई। क्यों माँ के चलिए ठीक है, आगे बताते हैं। इसका नहीं है इतना पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए, जब जैसे भेज दिया गया, तो अब यहाँ से देखिए राष्ट्रवाद का प्रसार में नेपोलियन का क्या योगदान रहा, यानी राष्ट्रवाद को कैसे कैसे बढ़ाया। कैसे कैसे बढ़ाने में नेपोलियन का योगदान रहा, और जैसे हम बताएं आप लोग के, बस उसी को योगदान को लिखना है, नेपोलियन के योगदान को, यानी राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान। राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान है ना। पहला योगदान क्या था? पहला योगदान था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1799 ईस्वी में डायरेक्टली शासन का समाप्त कर दिया और प्रथम कौंसल के रूप में सत्ता पर अधिकार कर लिया, यानी कि 1799 ईस्वी में डायरेक्टली शासन को समाप्त कर दिया। 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी शासन समाप्त कर दिया, यानी कहने का मतलब है जो यहाँ डायरेक्ट शासन चलाया जाता था, है ना, उसको पहले समाप्त किया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट जो यहाँ शासन चलाया जाता था, डायरेक्ट शासन, वो शासन पहले क्या कर दिया? हटा दिया गया, और जो यह सरकार के बातों पर चला जाएगा वो शासन अपनाया। और इसके बाद 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने वहां का राजा बना। 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना। मतलब 1804 ईस्वी में क्या किया? वहां का फ्रांस का राजा बना, यानी शासक बना। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। फिर उसके बाद ये जो प्रथम कौंसिल सत्ता के रूप में क्या किया? वहां से अब जो सत्ता था, वहां सत्ता संभालने का स्टार्ट किया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। योगदान तो बहुत किए, पीछे नेपोलियन ने योगदान बहुत किया है, बहुत चीज बढ़ावा किया, वो सब योगदान के बारे में यहाँ बताया जा रहा है ना। और उसके बाद क्या कर दिया गया कि प्रथम कौंसिल सत्ता के रूप में क्या किया? संभाला। और 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, यानी अब यहाँ जो 1804 ईस्वी था नेपोलियन संहिता, उसको जन्मजात विशेष अधिकार समाप्त कर दिया। पहले जो जन्मजात पर विशेष अधिकार दिया जाता था, यानी जो बच्चे जन्म लिया उस बच्चे पर विशेष रूप से जो भी अधिकार, यानी विशेष अधिकार दिया जाता था, उसको पहले क्या कर दिया? वहां से समाप्त कर दिया। यानी जन्मजात जो था, जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, है ना। वहां जन्मजात विशेषाधिकार का कर दिया गया, वहां का समाप्त कर दिया गया। और जो पहले कानून के समय जो था, सही को समानता कर दिया गया, यानी कानून के समय समानता का सिद्धांत अपनाया, यानी कानून के समक्ष कोई भी सत्ता होगा, समानता होगा, वो सब को सिद्धांत अपनाया, यानी कानून के समक्ष
समानता का अधिकार को अपनाया, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार अपनाया, यानी कानून के समक्ष सभी को एक समान अधिकार होना चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए। वही चीज अपनाई कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने योगदान के लिए। ये जो कानून के समक्ष जो समानता का अधिकार है, ये सभी को पहले अलग अलग था, सभी समानताएं अलग अलग थी। इस तरह ये जो है ये अपनाया कानून के समक्ष जो भी अधिकार होगा, कोई विशेष अधिकार होगा, वो सब एक समान होगा। ये चीज को किसने अपनाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनाया। तो इसके बाद समानता व्यवस्था, यानी यूरोप में जब फ्रांस में ये शासक बना फ्रांस का, यहाँ के जो अशांति लोग जो थे, अशांति जो विचार के लोग रहते थे, वो सब समानता व्यवस्था को बनाया, है ना, मतलब समानता व्यवस्था बनाया, समानता व्यवस्था को अपनाया, है ना, समानता व्यवस्था को अपनाया। यानी समानता व्यवस्था कहने को लोग क्या होता है कि जो भी यहाँ किसानों से कर लिया जाता था, है ना, जो ही किसानों से कर लिया जाता था, यातायात के जो साधन नहीं थे, है ना, यानी वो सब क्या कर दिया गया? यहाँ से हटा दिया गया। यानी भू राजस्व को समाप्त कर दिया गया, यानी कर, जिसको कहते हैं टैक्स। क्या कहते हैं? टैक्स। यानी जो यहाँ से कर लिया जाता था, है ना, उस कर को क्या कर दिया गया? ये यहाँ से समाप्त कर दिया गया, जिससे जो किसान मजदूर लोग कमाते थे, तो वो कर, मान लिया जाए कि आज किसान का होता था पहले कि जैसे जो भी कर दिया जाता था, यानी मान लिया खेती में जो किसान पैदा उपजा रहे हैं, वो पैदा राजाओं के यहाँ जाता था, और राजाओं जो 1%, 2% या 4/4 में 2-3 रख दिया जाता था, और 1/4 जो होता है वो किसानों को दे दिया जाता था, जिससे किसान मजदूर लोग अपने सही से भरण पोषण नहीं कर पाते थे। उसी को बोला जाता है कर, है ना। वो जो लगान, जिसको कहते हैं लगान, यानी लगान जो था, जितना अधिक से अधिक कर राजाओं के पास जाता था, लगान ले लेता था, और बाकी जो बचता था वो किसानों और मजदूरों के बीच में बांट दिया जाता था। इसको पहले क्या कर दिया? ये वहां से हटा दिया। फिर इसके बाद यातायात या संचार जो है उसको क्या किया? अपनाया। यानी यातायात और संचार विभाग में ये नीति को अपनाई, जिससे कहने का मतलब है यातायात आने जाने की सुविधा नहीं थी, ये आने जाने की सुविधा अपनाया। फिर इसके बाद संचार बीमा कहने के बाद जो टेलीफोन प्रणाली, तो टेलीफोन तो नहीं था उस समय, लिखने की चिट्ठी चलती थी। क्या? लिखने वाले, यानी जो परिवार से एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में रहता था, यहाँ से पहले कुछ नहीं था, पहले अपने परिवार से चिट्ठी तक भेजा नहीं जाता था। और जब नेपोलियन बोनापार्ट ये सब नीति अपनाई, तो पहले बोला कि अपने घर से, यानी अपने परिवार से चिट्ठी लेकर दूसरे परिवार के यहाँ, मैंने अपने जो फैमिली के लोग कहीं भी रहते हैं वहाँ पे भेजा जाए, और वहाँ जो समाचार है अपने पास में रह जाए। यानी यातायात और संचार दोनों क्या नीति अपनाई? यानी यातायात और संचार में सुधार लाया, है ना। यातायात और संचार में क्या लाया? सुधार लाया। समान माप तोल प्रणाली अपनाई, समान माप तोल प्रणाली। समान माप तोल, वहां पर पीछे क्या था? पीछे था कि सभी जगह माप तोल होगा,
लेकिन समान मापतोल नहीं होगा। यहाँ पे सभी जगह समान मापतोल होगा। अगर केजी चल रहा है सभी राष्ट्रों में केजी चलेगा, अगर पैसेरी चल रहा है तो कभी राज्यों में पैसेरी चलेगा, अगर किसी चीज चल रहा है सभी राज्यों में क्या हो जाएगा, वहाँ समान मापतोल चलेगा। किसी राष्ट्र में अलग अलग मापतोल की सुविधाएं नहीं होगी, सही जगह बराबर मापतोल हो जाएगी, सही किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है उद्योग धंधों में विकास है। उद्योग धंधों में विकास। फिर वहां जो उद्योग धंधा था उसमें क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने विस्तार किया, यानी सभी को अब कमाने के लिए दूसरे राष्ट्र में नहीं जाना नहीं पढ़ने के लिए वहां पे फैक्ट्रियां लगाई, है ना। जो भी है वहाँ का राष्ट्र यहीं पे कमाए और अपने परिवार को भरण पोषण करे, यानी उद्योग धंधों का किया, वहाँ विकास लाया, फैलाया, ताकि जो गरीब मजदूर हैं वो अच्छे से अपनी भरण पोषण कर सके। और क्या है, उसके बाद नेपोलियन जो है, नेपोलियन ने इटली ट्रांसपेरेंट गणराज्य का सामना किया, यानी नेपोलियन जो है एक राष्ट्रवादी भावना को भी बढ़ाया। अब देखिए, यानी नेपोलियन बोनापार्ट अच्छे काम किए और कहीं न कहीं नेपोलियन बोनापार्ट के डर से, नेपोलियन बोनापार्ट के डर से, यानी तलवार की नोक से जिसको बोला जाता है, कुछ राष्ट्र उनके हाथों में आ गया था, यानी कुछ डर से, सब कुछ भय से किया और या कुछ यानी मन से किया, यानी कोई डर से भी इसको पास आया। यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट है यहाँ जो है, यहाँ राष्ट्रवादी भावना को भी बढ़ा दिया था, यानी सब ये जो है नेपोलियन यहाँ का राष्ट्रवादी जो है इसको भावना को बढ़ाया गया, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया, है ना। और फिर क्या है, जब राष्ट्रवादी भावनाओं को यहाँ बढ़ाया तो यहाँ जो है फ्रांस में नेपोलियन, अब देखिए फ्रांस, ये तो सही फ्रांस चल रहा था, इसके बाद जो बाहर से बुलावा आया, जैसे इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ये सब में जो बुलाहट आया नेपोलियन का, वहां पे इटली में जो है एक ट्रांसपेरेंट गणराज्य की स्थापना किया, यानी नेपोलियन इटली में ट्रांसपेरेंट गणराज्य तथा सीसेस पाइन गणराज्य की स्थापना किया, यानी नीति को अपनाई, और राइन संघ की स्थापना किया, है ना। और जर्मनी में जो है और किया, और जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। ये जब जो योगदान है सब नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान है, यानी नेपोलियन बोनापार्ट जिस तरह शासन किया, है ना, सभी राष्ट्रों में। जैसे पहले तो फ्रांस ने करते करते इसके बाहरी जगह से बुलावा आया, वो वहां गया, तो वहां पे कुछ तलवार की नोकों से यानी भय से अपनाया, और कुछ जो राष्ट्र है वहां व्यवहार से अपनाया, यानी इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान है। इसको उतार लीजिए, आवाज की सभा यही समाप्त। नेक्स्ट और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों के पास शेयर कीजिए।